उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से जो लाभ दिए जा रहे हैं, व्यापारियों को उसके सापेक्ष न के बराबर लाभ मिल रहा है। यदि ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी उपेक्षा का शिकार हो रहा है तो गलत नहीं होगा। प्रदेश के व्यापारियों के लिए भी उद्योगपतियों की तरह ही योजनाओं में उन्हें जगह देनी चाहिए। व्यापारियों के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू होना चाहिए। ये बातें राजधानी स्थित अमृत विचार समाचार पत्र कार्यालय में आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कही हैं। इस अवसर पर शिक्षाविदों ने चिकित्सा और शिक्षा के निजीकरण को लेकर अपनी राय रखी। दरअसल कल यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। इसी को लेकर रविवार को अमृत विचार कार्यालय में व्यापारियों ने चर्चा की और प्रदेश सरकार से व्यापारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट जारी करने की अपील की है। इसके अलावा व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए इंस्पेक्टर राज को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। व्यापारियों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिससे इंस्पेक्टर राज खत्म हो सके, तभी हमारा उत्पीड़न बंद होगा। चर्चा के दौरान व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने 10 लाख दुर्घटना बीमा, मुद्रा लोन, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना, पेंशन, चिकित्सा और शिक्षा को निजीकरण से दूर रखना समेत अन्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। आइए जानते हैं और सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। कि सबसे ज्यादा अगर उपेक्षा का शिकार हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मामले में मैं कहूंगा, अगर मैं उंगली उठवाऊंगा तो हर व्यक्ति हाथ उठा के मेरी बातों का समर्थन करेगा कि सबसे ज्यादा अगर उपेक्षित है तो व्यापारी वर्ग। सबसे ज्यादा राजस्व कलेक्टर व्यापारी है, सबसे ज्यादा हर चीज को देने वाला व्यापारी है, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा भी व्यापारी की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, चूंकि मैं सराफा से आता हूं तो मैं पहले सराफे की बात कर लूं, बाकी डिपार्टमेंट्स में हमें जाने के लिए बात की बात है। सरकार अगर चाहे कि हमें टैक्स और बढ़ाना है, जैसे उन्होंने टूरिज्म उद्योग को अभी केवल थोड़ी सी हवा दी, उसको प्रमोट किया, प्रमोशन किया, तो देखिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में कितने टूरिज्म के हमारे व्यवस्थाएं बन गई और कितना पैसा बाहर का आने लगा, कितना टूरिस्ट आने लगा। केवल अभी 1-2 मंदिरों को ही उन्होंने टच किया है, तो आप सोचिए ऐसी लाखों व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही हमारे सेक्टर में आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, लखनऊ की ज्वेलरी पूरे देश में सबसे हल्की ज्वेलरी बनती है। हमारे लखनऊ में हमारी जो मेरठ की ज्वेलरी बनती है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारा जो आगरा और मथुरा है, जो चांदी का वर्ल्ड में उससे बड़ा सप्लाई कहीं की है ही नहीं है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब है हमारा आगरा और मथुरा। चारों मेजर जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमारे यूपी में है, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा उसी की हो रही है। मैंने आज के 5 साल पहले सरकार से ज्वेलरी पार्क की मांग की थी। 2 लाख कारीगर हैं आगरा और मथुरा में, जो जिनके लोग इनसे जुड़े हुए हैं और वो दोबारा अपनी हैंडीक्राफ्ट को इसमें नहीं लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चों को हम इस डिपार्टमेंट में नहीं लाएंगे, इस काम में नहीं लाएंगे। क्यों? अब मैं अभी गुजरात गया था, देश का सबसे बड़ा शो होता है वहां पर, लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या है, वहां पर हमें एग्जीबिशन लगानी है, हम अपने बने हुए प्रोडक्ट की एग्जीबिशन लगाते हैं, तो वहां पर हमारे पास में बड़े बड़े हॉल हमें आसानी से गवर्नमेंट के दरों पर उपलब्ध है। हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जीबिशन सेंटर नहीं है। ये कितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। ओडीओपी योजना लेकर आई है गवर्नमेंट। ओडीओपी योजना के अंतर्गत एक शहर एक उत्पाद। सर, आप उस उत्पाद को तो बना रहे हो, उसको प्रदर्शित कहां करोगे? अगर हम किसी बड़े एग्जीबिशन हॉल को कंबाइन में करके और हर शहर का प्रोडक्ट को उस पर हाईलाइट करें और लोगों को वहां पर इन्वाइट करें, तो कितना व्यापार बढ़ जाएगा हमारे देश का। किसी को पता है यहाँ पर कि खुर्जा जैसे छोटे से शहर में इतनी फैंसी सिटकनियां बनती हैं, इतने अच्छे हमारे लॉक बनते हैं, किसी को पता है? उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ओडीओपी योजना, ये ज्वेलरी पार्क की योजना, और सबसे जो महत्वपूर्ण है, सारे व्यापारी मुझसे सहमत होंगे, एमएसएमई को आप सफेद हाथी मत बनाइए। एमएसएमई आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग व्यापारियों का हथियार है, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग एमएसएमई का हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए बनाया गया, लेकिन उसका सबसे ज्यादा उसको में किसको लोन दिया जाता है? जिसका 50 करोड़ रुपए का लोन चल रहा है,
बैंक का जो अधिकारी है वो अपनी कलम नहीं फंसाना चाहता, वो भाई साहब कोई बुलाता है, भाई साहब ये 5 लाख रुपए और ले लीजिए, उन्होंने अपनी कलम भर लिया, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, मुद्रा लोन के अंतर्गत जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल क्लास, सिंगल विंडो सिस्टम तो कोई है नहीं हमारे यहाँ, कोई भी सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। योगी जी से मेरी ये विशेष मांग है कि आप किसी को मत दीजिए, खास तौर से जो अच्छे कर्मचारी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए, खास तौर से सरकारी कर्मचारी, कम से कम उनको ईएमआई पर, जैसे आप गाड़ी खरीदने देते हैं, आप हर चीज़ देते हैं, उनको भी ईएमआई फैसिलिटी दीजिए बैंकों के थ्रू, ताकि उनके यहाँ जब भी कोई शादी हो, विवाह हो या खुद के लिए, तो वो जैसे गाड़ी खरीदते हैं ऐसे वो चेक लगा करके अपने सिस्टम से ईएमआई पर भी ज्वेलरी परचेज कर सके। ये जरूर 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 मेरी मांग है, जिससे हमारे सेक्टर को भी बूस्ट मिले और हमारे कारीगरों के लिए विशेष विश्वकर्मा योजना आ गई, सारी योजना आ गई, उन योजनाओं में हम लोग क्या लाभ, क्या सब कागजों पे क्यों सफेद हाथी बन रहा है। एसबीआई ने शुरू तो कर दिया, लेकिन भैया उसके अंदर जाइए तो वो छोटा सा व्यक्ति कहाँ, अवेयरनेस कहाँ है, उसके ऊपर कोई अवेयरनेस कैंप नहीं आयोजित हो रहे हैं, किसी व्यापारियों के साथ कोई उनका संवाद नहीं है। आप आइए मार्केट में, अधिकारी सब बैठे हुए हैं अपने चैम्बर्स में, उनको निकलना चाहिए, बाहर आए, निकल के कम से कम उसको अवेयर करें, पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ नहीं। आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। क्या कोई डिपार्टमेंट हर विश्वकर्मा योजना में 18 लोगों को लेकर आए हो आप? क्या हर लोगों के लिए आपने क्या क्या स्कीमें बनाई? आप इतनी छोटी छोटी चीजों को आप इतना प्रचारित करते हैं, क्या इन सब चीजों में वीडियोस नहीं आ सकते हैं? इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता है यूट्यूब पे जाकर के कि आप विश्वकर्मा योजना में कौन आ रहा है, आपको कहां से क्या करना, इस तरीके की चीजों को लाना चाहिए। हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब हम सबके साथ सरकार बैठना चाहिए। जो समाज, जो वर्ग सरकार के खजाने को भरने का काम कर रहा है, जनता के कर को वसूल करके अपनी लागत पर, हम जनता से कोई टैक्स लेते हैं तो अपना मुनीम रखते हैं, अपना अकाउंट रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका खर्चा देते हैं और वसूल के देते हैं, उनको लेट हो जाता है उसको फाइन भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जो अभी प्रदेश में चल रहा है, व्यापारियों को दुर्घटना बीमा मिल रहा है, लेकिन दुर्घटना बीमा पर्याप्त नहीं। केंद्र सरकार की अलग प्रायोरिटीज है, प्रदेश सरकार की अलग प्रायोरिटीज। तो सबसे पहला तो हम लोग ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि प्रदेश सरकार इस बजट में जो लोग जीएसटी में पंजीकृत, उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दें। केंद्र सरकार ई कॉमर्स की पॉलिसी ला रही है, बन रहा है, वो हम लोग की जानकारी में है, लेकिन प्रदेश स्तर पर भी ई कॉमर्स पर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों, देखिए ई कॉमर्स व्यापार करने की नई विधा है, जिसको देश की जनता ने और विशेष रूप से युवाओं ने आत्मसात कर लिया है। तो ई कॉमर्स अब बंद नहीं हो सकता, हम लोग भी ई कॉमर्स पे आना चाहते हैं। सरकार को पीपीपी मॉडल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए कि व्यापारियों को B2B और B2C उनको व्यवस्था मिले। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, ऐप बनाना बहुत आसान है, एक हम लोगों ने बनाया भी था, लेकिन उसका प्रचार करना बड़ा महंगा है। तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। विशेष रूप से आदर्श व्यापार मंडल इस पर आगे बढ़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग इस पर काम चल रहा है हमारा। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अमेजोन की टक्कर पे हम काम नहीं कर सकते। अमेजोन जेफ बेजोस विश्व का सबसे बड़ा आदमी, उसकी कंपनी है, उसने कई हज़ार करोड़ रुपये का घाटा खाने की व्यवस्था रखी हुई है। तो अगर आप कोई ऐप बनाते हैं तो वो ऐप का प्रचार नहीं हो पाता। तो सरकार को विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए और ई कॉमर्स को कुछ जो ट्रेडिशनल व्यापारी, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यापारी खत्म हो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ट्रेडिशनल व्यापारियों को बचाने के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी प्रदेश स्तर पर और रिटेल ट्रेड पॉलिसी प्रदेश स्तर पर लानी चाहिए। ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मुद्रा लोन का दायरा और बढ़ना चाहिए। बैंकों को ताकीद करें कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को मुद्रा लोन आसानी से मिले, इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। पर्यटन पर जोर दिया जाए तो यूपी सबसे बड़ा पर्यटन का स्थल बन जाएगा, यहाँ राजस्व काफ़ी आएगा। हम लोग बगैर पैसे के सरकार के टैक्स कलेक्टर हैं, कोई पैसा नहीं लेते सरकार को, और अपने प्रयासों से सरकार का पैसा इकट्ठा करके सरकार को देते हैं। और उसके एवज में केवल सरकार से बहुत पुरानी मांग रखी हुई है कि जो पैसा हम लोग जीएसटी के रूप में देते हैं सरकार को, जब हम 60 साल के हो जाएं, मानिए मैं 30 साल से व्यापार स्टार्ट किया, 30 साल हमने जीएसटी के रूप में सरकार को जो भी पेमेंट किया, 60 साल के बाद हमें भी उस जीएसटी का इंटरेस्ट के रूप में पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल जाती है, व्यापारी जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसका खर्चा कैसे चले? उसका ये हमारी बहुत पुरानी मांग है
हम आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो पैसा जमा है 30 साल में उसका इंटरेस्ट केवल वो हमें दे दे पेंशन के रूप में, तो भी हमारा गुजारा चल रहा है। जीएसटी मित्र बना। बिल्कुल, जीएसटी के लफड़े, मतलब सरकार 6 लाख करोड़ अपना राजस्व अर्जित करने के लिए 50% कम से कम उसका व्यय करती है, 3 लाख करोड़ के लगभग, यही आपने डेटा बताया। उसमें जीएसटी के लफड़े अगर मान लीजिए उसी को अगर हम थोड़ा सा सुलभ कर दें तो उसमें सरकार का राजस्व कम व्यय में बढ़ जाएगा। काफ़ी लफड़े, काफ़ी नियम इतने इंटरमिंगल्ड है कि आदमी मतलब उसमें कन्फ्यूजन में उसमें हमारा वाद और विवाद काफ़ी पड़ता है। अगर इसके जीएसटी के लफड़े को ही अगर उसके नियम का सरलीकरण हो जाए तो काफ़ी राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। इस देश का जो व्यापारी है, अभी हाल में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें एक आह्वान हुआ कि घर घर दीप जलाए जाएंगे, चौराहे सजाएंगे। मुझे लगता है लखनऊ का कोई चौराहा नहीं बचा, लखनऊ कोई व्यापारी नहीं बचा होगा जिसने अपने हाथ से 2 पैसे दान दे करके चौराहे को, बाजार को सजाया ना हो या कार्यक्रम में किया हो। ये हमारे लिए भगवान राम लला के लिए जो श्रद्धा थी हम सब ने किया। इसके पहले कोविड काल था या इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें व्यापारी सबसे तेज़ी से आगे आता है। और आपने स्वयं अभी बताया, आंकड़ा दिया कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, जीएसटी और एक्साइज दोनों व्यापारियों से ही संबंधित है। तो ये अगर 1 और 2 नंबर पे जो हम सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, टैक्स कलेक्टर हैं हम एक तरह से, हम दे रहे हैं, तो वो हम व्यापारी दे रहे हैं सरकार को। तो मेरा ये कहना है कि व्यापारी पूरे जीवन भर, सरकार से मांग है, हमें लगता है बजट तो बन गया होगा लेकिन ये मांग होनी चाहिए, आपके माध्यम जानी चाहिए कि पूरे जीवन जो व्यापारी अपना पूरा जीवन देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे व्यापारी परिवार देखे हैं, अगर उस परिवार में अगर एक दुर्घटना घट जाती है और वो व्यापारी इस दुनिया में नहीं रहता है, पूरा परिवार छत बिछत हो जाता है। इस तरह से सरकार को, जब पूरे तंत्र को चलाने वाला, इतनी जो आप बता रहे हैं 2 लाख करोड़ कितने तनख्वाह देने वाला व्यापारी है, तो ऐसे व्यापारी परिवार के लिए आकस्मिक, जैसे भैया ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा मिले, एक्सीडेंटल बीमा सरकार दे रही है और उसका सही तरीके से वो बीमा उसको मिल जाए, मिलता नहीं, बहुत परेशानी होती है। कम से कम एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे परिवारों को तत्काल कैसे सहायता दी जा सकती है, उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई नीति होनी चाहिए क्या? क्योंकि इस समय खुदरा व्यापार बहुत बुरी तरह चौपट है और ये ऑनलाइन कंपनियां मनमाने तरीके से अपना व्यापार कर रही हैं और खुदरा व्यापारी परेशान है किस तरह वो अपनी गाड़ी चला रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है 29 जून, भामाशाह दिवस, उसके लिए व्यापारियों को खुशी है। लेकिन अभी स्वास्थ्य बीमे की बात हो रही थी, जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनके लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा तो सरकार को जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनको राहत मिले और आम वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम की जाए, जिससे कि हर आम आदमी को, आजकल हर चीज़ देखिए महंगी होती चली जा रही है, लेकिन उससे अगर आम आदमी को भी राहत मिलेगी तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और सरकार को भी फायदा होगा। तो सब सरकार के हित में है, सरकार अपने हाथ से कर सकती है। लैंड बैंक कोई ऐसा सरकार ने नहीं बनाया। देखिए बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, उनके लिए तो उनकी व्यवस्था है उनके पास। अभी हम आप छोटा कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो कोई ऐसा, हमको फिर ज़मीन करोड़ों में खरीदनी है, फिर हमको उसको लोन लेना है, फिर उद्योग चलाना है, फिर चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। तो कोई सरकार को चाहिए उस पर लैंड बैंक बनाए, जिससे जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उस पर उनको थोड़ा सा सस्ती ज़मीनें मिले, सस्ते दर पे उनको लोन मिले, जी सब्सिडी पे उनको लोन मिले। सब्सिडी है बहुत सारी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, कि लघु उद्योग जाइए, प्रधानमंत्री रोजगार में जाइए, इस बैंक में जाइए, उस बैंक में जाइए, तो सिंगल विंडो। दूसरे ये कि कोई व्यापारी, आजकल हम देख रहे हैं जो बैंक के एनपीए के पन्ने भरते हैं उसमें सबसे ज़्यादा व्यापारियों के नाम होते हैं। कोई व्यापारी अगर मान लीजिए ख़त्म हो जाता, कोई बात हो जाती, तो बैंक उसके बाद उसका घर बेच लेता है या सिक्योरिटी रखी चीज़ें बेच लेता है या उसके परिवार से उसकी वसूली होती है। उस पर सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि व्यापारी के ना होने के बाद वो बैंक का लोन या वो बीमा के स्तर से ख़त्म करे या कोई और व्यवस्था करे, वो बैंक लोन ख़त्म हो, जिससे व्यापारी का बाकी परिवार तो जी सके कम से कम आगे। तीसरे ये जो 28% की दरें हैं जीएसटी में, ये वैसे केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन सरकार चाहे तो मांग कर सकती है। 28% की दरें को पूर्णतः बंद होना चाहिए। और जो बैंक का लोन के दरें हैं, जो ब्याज है, वो आए दिन बढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग फ्री के टैक्स कलेक्टर हैं, केंद्र सरकार के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी, और हम ही लोगों की उपेक्षा की जाती है हर
बाजारों में देखिए रेवेन्यू कम होता जा रहा है, व्यापार कम होता जा रहा है। उसका कारण है कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, पटरी दुकानदारों के ऊपर अंकुश नहीं है। अगर हमारे पटरी दुकानदारों को कि स्टेट गवर्नमेंट कोई बजट बनाकर उनको कहीं स्थापित करती है, कुछ करती है, तो उससे हमारे बाजार डेवलप होंगे। जहां जिन बाज़ारों में, जैसे अमीनाबाद ले लीजिए, अब लखनऊ में अगर पकड़ा जाए तो खाली वो हैदराबाद को पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे पटरी नहीं लग रही है। आप भूतनाथ चले जाइए, अमीनाबाद चले जाइए, चौक चले जाइए, क्या हालत है। सबके बिजनेस कम हो रहे हैं ड्यू टू कस्टमर अच्छा आना नहीं चाहता। आना क्यों नहीं चाहता? गाड़ी उसकी फंस जाती है, 10 मिनट का शॉपिंग होती है, 2 घंटे जाम में फंस जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर बजट बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। पटरी दुकानदारों को कहीं स्थापित करना चाहिए, ऐसी जगह करे ताकि जो पक्के दुकानदार, जो टैक्स कलेक्टर हैं आपके, उनको व्यापार करने का रास्ता मिले। वो बिल्कुल रास्ता नहीं है, सबका खत्म होता जा रहा है। आज हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है, वो ये नहीं चाहती है कि हम व्यापार करें। वो कहती कहीं नौकरी कर लेंगे, 20,000 रुपये महीना मिलेगा, सुकून से जिएंगे, ना जीएसटी के लफड़े में पड़ेंगे, ना इनकम टैक्स के लफड़े में पड़ेंगे, ना हायका में पड़े। हमें 20-25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, सुकून है। क्यों? क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि व्यापारियों को कोई सुविधा मिलनी चाहिए। व्यापारियों से सिर्फ वो चाहती है टैक्स लेते रहो, चाहे नगर निगम की तरीके से, चाहे जीएसटी से, चाहे इनकम टैक्स से, चाहे और भी बहुत सोर्सेस है, अंडर टेबल है, अपर टेबल है, सिर्फ वसूलना जानती है। सरकार देना क्या चाहती है ये आज तक नहीं समझ। इसी के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा ठीक है, व्यापारियों का पेंशन प्लान योजना एक्टिव होनी चाहिए, उसको बिल्कुल करना चाहिए। हम 50 साल 100 साल से टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे किसी बुजुर्ग की तबीयत कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे उसको धोखा दे देते हैं, कुछ हो जाता है तो उसके पास कोई नहीं है, वो अपना परिवार चला। अभी केंद्र सरकार ने ये टूरिज्म पॉलिसी होटल उद्योग के लिए बहुत अच्छी दी है, जिसमें होटल्स को काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन सभी होटलों को फ़ायदा मिले, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई ये लोग इतने कानून निकाल देते हैं, उसका फ़ायदा हर होटल ले ही नहीं पाता है। उन्होंने कह दिया कि ये होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, नक्शा पास होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। उसका फ़ायदा जो होता है वो सब होटलों को मिल नहीं पाता है। इसकी कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उसको सब होटल को फ़ायदा मिल पाए। सिंगल विंडो। कोई छोटा होटल वाला है तो उसके पास तो सब एनओसी होंगे नहीं, बड़ा होटल वाला तो सब एनओसी होंगे, मीडियम वाले कम होंगे, तो उसको सबको फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। तो जो टूरिज्म पॉलिसी अच्छी आई है उससे सभी होटल वालों को फ़ायदा मिले, इसके लिए एक मिनट रुकेंगे सर। केंद्र की जो योजनाएं होती हैं बजट में आती हैं और जो आपकी स्टेट की आती हैं, उनमें बड़े उद्योगों के लिए कभी कभी कुछ योजनाएं आती हैं, छोटे उद्योगों के लिए कभी आई नहीं। और हम उम्मीद है कि कल वाले बजट में भी शायद छोटे उद्योगों के लिए कुछ पॉलिसी नहीं आएगी, क्योंकि छोटे दुकानदार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर दुकानें ख़त्म हो रही हैं, अगर मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदार ई-कॉमर्स पॉलिसी की वजह से जा रही हैं, तो उनको उद्योग तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो उद्योग लगा के कईयों को रोज़गार दे सकें। और छोटे उद्योगों के लिए कोई भी सरकार की तरफ से योजनाएं नहीं बनी हैं, जिससे कि प्रदेश में छोटे उद्योग डेवलप हो सके और रोज़गार जो सरकार देना चाहती है वो हमारे माध्यम से जाए। जो उस पर आधिपत्य है उसको कम करेंगे और पब्लिक पार्टिसिपेटिव व्यवस्था को हम और प्रभावी करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं सरकारी तंत्र से भी और अपने सामूहिक तंत्र से भी जुड़े हुए हैं। क्या वास्तव में या व्यापारियों की विकास की बात करें या आम जन के विकास की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें आपकी टूरिज्म हो गई, होटल हो गया, एट्सेट्रा, क्या वाकई में अभी भी इंस्पेक्टर आज उत्तर प्रदेश में वैसे ही हावी हैं? ये चलने नहीं दे रहे हैं, ये विकास के लिए बाधक होते जा रहा है। केंद्र सरकार के बजट और राज्यों की बजट के बीच में एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि कितने दिनों के बाद आए, जिससे कि जो भी केंद्र सरकार से हमको रेवेन्यू मिल रहा है उसका हम कहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस क्षेत्र में कर सकते हैं, उसके बारे में एक
विचार प्रस्तुत किया जा सके और लोगों की राय ली जा सके। यहाँ पे हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी होटल पॉलिसी सर ने बताया कि नई होटल पॉलिसी को नहीं लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे सके। लेकिन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने ही मेरा उद्देश्य नहीं होता है। टूरिज्म सेक्टर से हम टूरिज्म को कैसे आकर्षित कर सके, इसके लिए हमको मॉडल प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अभी NEP लाया था। NEP हम लोगों ने 2020 में गवर्नमेंट ने लेके आई NEP को। NEP के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात हम लोग करते हैं कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। करीब 1986 के बाद से सुधार एजुकेशन सेक्टर में लाए गए। लेकिन जो अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो अभी भी हमको लगता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि नहीं, कोई कहता है कि नहीं हम प्राइवेट, अपने एक स्टेटस सिंबल होता चला जा रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। प्राइवेट की फीस बहुत ज़्यादा होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हाईली डेवलप्ड होता है। उस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो फिर उसकी फीस को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर में लेकर के आए। NEP हमारा चलता रहेगा, NEP में सुधार होते रहेंगे, लेकिन एक जो फी स्ट्रक्चर को लेकर के पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को एक बराबर अपने बच्चे को शिक्षा देने में, शिक्षा जो कि सभी का अधिकार है, तो सभी को एक अधिकार प्रॉपर रूप में मिल सके। डिजिटलाइजेशन का युग है, डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसको अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमको लगता है कि अभी भी शहरी क्षेत्रों में ही डिजिटलाइजेशन का क्रेज बढ़ा है, ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी पहुंच नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अवेयरनेस लाए। अभी हमने देखा था कि एक प्राइम मिनिस्टर आए थे शायद ऑस्ट्रेलिया के, उनको मोदी जी ने उनके साथ चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद डिजिटल पेमेंट करके दिखाया। तो इस तरीके का अवेयरनेस हमको ग्रामीण क्षेत्रों में लाना चाहिए, क्योंकि हमारा यूपी की लगभग 80% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में बिलोंग करती है, जहाँ पे शिक्षा अभी भी शैक्षिक रूप से पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो सके हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। हम टीचर हैं, टीचर का बेटा सोचता है कि मैं टीचर बनूं, एडवोकेट का बेटा सोचता है कि मैं एडवोकेट बनूं, एक ट्रेडर्स का बेटा सोचता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं। लेकिन फार्मर का बेटा कभी नहीं चाहता है कि मैं फार्मर बनूं। वो चाहता है कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा जो भी फार्मर थे, खेती करना हम छोड़ के हम सर्विस सेक्टर में चलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ और करते हैं। जितने भी उद्योग घराने हों, कोई भी हो, हम खुदरा जो व्यापारी है वो व्यापार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और उनकी जो भी बनाते हैं वो बेचते हम ही हैं। तो सरकार को जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो मार्केट है उनको इतने प्लांट वे में बनाए। जैसे आप लखनऊ में देख लीजिए तो कौन सा एक मार्केट है जो प्लांट वे में है, अपने आप मार्केट बनते गए। या अमीनाबाद 100 साल पहले का है, हजरतगंज थोड़ा सा प्लांट है, उसको कोई प्लांट नहीं है। हमारे जो व्यापारी हैं अगर कहीं भी दुकान खोलने चलें तो तुरंत आवास विकास या LDA आ जाता है। ये 24 मीटर का जो काफ़ी दिन से वो चल रहा है, जो कैबिनेट में गया है, प्रस्ताव जा चुका है, इसको पास क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? आखिर आप रोजगार दे नहीं पाते? हम रोजगार अपने आप बढ़ाना चाहते हैं और रोजगार दूसरों को भी देना चाहते हैं। जब हम कोई भी मार्केट में शॉप खोलते हैं तो मतलब 4 कर्मचारी हम देते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा ही अपने पेपर में आपकी 24 मीटर रोड पर हमको शॉप कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त दी जाए। आप ये मॉल बनाते हैं, ऑनलाइन आ गई, हम उनसे डरते नहीं हैं। हम आज भी व्यापार करते हैं और अच्छा व्यापार करते हैं, लेकिन हमें सुविधाएं मार्केटों में नहीं मिल रही हैं। व्यापारी जो कस्टमर होता है वो मॉल में तो जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सकता है कि हम कैसे कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा हम राजस्व दे रहे हैं, लेकिन आप बाज़ारों में भी कभी ट्रैफिक सिपाही नहीं देखेंगे। एक चौराहे पे 4-4, 5-5 ट्रैफिक सिपाही होंगे जहाँ वसूली होगी, लेकिन बाज़ारों में अगर हम डिमांड करेंगे तो हमको ट्रैफिक सिपाही नहीं मिलते हैं, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुधार हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दुर्घटना कहीं भी हो जाती है तो उसका मुआवजा गवर्नमेंट देती है, लेकिन अगर किसी व्यापारी के बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, लूट हो जाए या चोरी हो जाए, कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तो मेरी ये सबसे बड़ी डिमांड है कि इस प्रावधान लाया जाए और इसमें हमको इससे राहत मिलेगी व्यापारी को। सरकार ने जो घोषणा किया है, एक बहुत ही स्वर्णिम कह सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो टेक सेवी यूथ के लिए है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी, सर ने भी बहुत OBC SC की बात कही, जो केंद्र सरकार ने गरीब, महिला, युवा और किसान 4 वर्ग बताया है, उस पर आधारित 1 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व फंड बनाया है, जो स्पेशली टेक सेवी यूथ है। यानी जो स्टार्टअप करने वाले हैं 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री या कम ब्याज पे उनको लोन उस स्टार्टअप रिजर्व फंड से मिल सकता है। हम एजुकेशन की बात करें, हम केवल स्पेशली, चूँकि हमको कहा गया कि स्पेशल एजुकेशन में फोकस करिए। एक कोठारी आयोग बना था 1964 में,
और उस कोठारी आयोग ने सिफारिश किया था कि एजुकेशन पे केंद्र सरकार को 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए और ये जो टारगेट था 1985 तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। बट अभी भी केंद्र सरकार का 6% एजुकेशन पे खर्च नहीं हो रहा है। अब जो हम लोग एजुकेशन से सेक्टर से जुड़े हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, यदि इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है तो कम से कम केंद्र सरकार को जीडीपी का 10% यदि खर्च करे और स्टेट गवर्नमेंट जीडीपी का अपने 30% खर्च करे, तब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सही मायने में जैसा चाहिए। जो एम्स की बात है कि एम्स बढ़ रहे हैं, अभी जो रेलवे में भी जो वैगन की 40,000 जो ट्रेनों के वैगन जो बढ़ने की बात है, जो वंदे भारत के अकॉर्डिंग करने की बात है, तो एजुकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेशली फोकस किया है, जो यूथ की हम बात करें तो पीएम स्वनिधि की जो बात है, जो रेहड़ी पटरी के लिए 10,000 रुपये फर्स्ट किस्त में दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन, तो स्टार्टअप के लिए, टेक सेवी के लिए, जो एजुकेशन सेक्टर में जो आप लोगों से देख करके आप लोगों की बातों से ये लगा कि एक इंडस्ट्री और एकेडमिया इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो लिंकेज है, जो खाई है, उसको भरने के लिए, एक गैप को भरने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंडस्ट्री एकेडमिया मीट के लिए भी जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। हायर एजुकेशन रिसर्च के लिए जाना जाता है। इस समय रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर रहा है। शहरी सेंट्रल हमें फेलोशिप नहीं मिल रही है, बहुत कम हो गई हैं। पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप बहुत कम हो गई हैं। इसके साथ साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जब रिसर्च कोई करने आता है, पीएचडी करने आता है, वो कम से कम 25-30 साल का हो जाता है, तब जाके उसे कहीं जनरली ज़्यादा यही उस एज में वो कहीं कर पाता है। और जैसा कि वो 2.5 साल वो रेजिडेंस पीरियड में रहता है, इस दौरान वो कहीं जॉब नहीं कर सकता। जो 25-30 साल का स्टूडेंट है, वो अगर 2.5 साल कहीं काम नहीं करेगा, अर्निंग नहीं करेगा, तो वो कैसे रिसर्च करेगा? तो उसे अपने पास से कहीं ना खर्चा निकालना पड़ता है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने हर रिसर्च स्कॉलर को देती है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटियाँ नहीं दे रही हैं, या वो JRF लेकर आए। JRF सबको नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिल पाता है UGC नेट के द्वारा। तो हमारा मानना है रिसर्च स्कॉलर्स को, जो भी रिसर्च स्कॉलर है स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसको फंड्स दिए जाएँ, हमें पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप बढ़ाई जाए। प्लस हम नए डिपार्टमेंट, आज अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाह रही है, हमारा मुकाबला अब इंटरनेशनल कैंपस से होने जा रहा है, क्योंकि वो कैंपस अब भारत में आने के लिए एकदम तैयार है। या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, हमारा मुकाबला लखनऊ में BBD से है, MIT यूनिवर्सिटी से, या आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाइए तो आपको लगेगा नहीं कि हम ये भारत में हैं। उनकी यूनिवर्सिटी का आप कैंपस अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि हम तो कहीं ग्रामीण स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं उनके मुकाबले जब हम अपनी यूनिवर्सिटी को देखते हैं। तो हमें अगर नया डिपार्टमेंट हम शुरू करने के लिए फंड्स हमारे पास नहीं है, हमसे क्या कहता है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत खोलिए। सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत जब हम डिपार्टमेंट खोलेंगे तो हमें एडमिशन शुरू मिलते नहीं, हम कहाँ से फैकल्टी जनरेट करेंगे? हम 10-15 हज़ार में एक PhD फैकल्टी या नेट पास को तो ला नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में उसको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है, वो वहाँ चला जाएगा। तो बहुत मुश्किल हालात बनते चले जा रहे हैं। तो इस समय मैं प्रदेश सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ वो हायर एजुकेशन में ख़ासतौर से रिसर्च के लिए वो फंड्स को एक अलग से एलोकेशन करें फंड्स का। दैट्स इट।